तो पहले हम लोग आते हैं सैंपल मीन का मतलब क्या है। सैंपल मीन ऑलरेडी पता है, मीन का मतलब क्या था, मीन का मतलब था एवरेज, ठीक है। और एवरेज हम लोग कैसे लेते थे, आउटकम्स, या फिर आउटकम छोड़ो, फ्रीक्वेंसी का समेशन अपॉन में सीरियल नंबर। नहीं समझ में आया, समझा रहा हूँ, सीरियल नंबर नहीं मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि एक के पास सोचो कि एक बंदे ने वो मैथ्स में 90 आया उसका, ठीक है, स्टेट्स में 90 आया उसका, सीटी में 80 आया उसका, इंग्लिश में 100 आया उसका, ठीक है। और बता रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज निकाल के बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया, एवरेज निकाल के बताओ। तो एवरेज के लिए हम लोगों को इतना जो वैल्यूज है, इतना वैल्यूज को हम लोगों को समेट करना पड़ेगा। जैसे कि 100, 80, 180, 90, और हो गया 270 और 360, ठीक है, बहुत बढ़िया। 360 अभी बता रहा है कि इसका परसेंटेज यानी इसका एवरेज निकाल के बताओ। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, 360 को हम लोग 4 से डिवाइड मार देंगे, जैसे क्योंकि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, तो इसका एवरेज जो है वो 90 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज मीन का मतलब ही यही होता है, ठीक है। सैंपल मीन जैसे कि सारे को प्लस करके नीचे उस टोटल का समेशन, मतलब कि कितना नंबर ऑफ वो है, फ्रीक्वेंसी है, वो हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे। और सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का मतलब दोनों का सेम है, सिर्फ नोटेशन में डिफरेंट है। जैसे कि नंबर ऑफ टर्म सैंपल मीन में हम लोग छोटका एन से लिखेंगे, और पॉपुलेशन में हम लोग बड़का एन से लिखेंगे, ठीक है। अब अगर, ठीक है, एक सेकंड मैं रब बुक ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं सामने लेकर चला जाता हूँ। तो सोचो कि एक डेटा सेट दिख रखा है, ठीक है, ये मैं एक आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूँ। अरे ये सोचो कि दे के रखा है 31, ओके, 31, 32, 35, 36, ठीक है, सोचो आर्बिट्री एग्जांपल है, ठीक है, मतलब कि वास्तविकता से कोई भी लेन देन नहीं है इसका। और इसका मीन दिया गया है 21, ठीक है। सोचने में क्या चाहता है भाई। तो और यहाँ पे हमें बता रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में, मेरा वर्ड्स को नोट करना, हर एक ऑब्जर्वेशन में, जैसे कि हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग +3 कर रहे हैं, तो 31 + 3, 32 + 3, 35 + 3, और 36 + 3। तो नया वाला मीन क्या होगा, एक तो हो सकता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन का, जैसे कि नया वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 34, 35, फिर आ जाएगा एक सेकंड 38 और 39, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं कि हम लोग जो पुराना वाला मीन था उसी के संग ही हम लोग नया वाला जो कांस्टेंट हम लोगों ने हर एक टर्म, वर्ड वर्ड को नोटिस करना, हर एक टर्म जो हमने एडिशन किया है वो ही हम लोग अगर यहां पर भी ऐड कर दे तो नया वाला मीन आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग के केस में भी सेम। और ये मैंने, अगर आप लोग मेरा क्वालिफायर या फिर क्वालिफायर रीअटेम्प्ट के टाइम का अगर वीडियोस देखोगे तो मैंने बहुत ज़्यादा बार इन चीज़ को मैंने समझाया है, ठीक है। तो अगर इधर देखो तो मीन फॉर ग्रुप डाटा, डिस्क्रीट डाटा, अगर डिस्क्रीट डाटा हुआ तो हम लोग मीन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला वीडियो से, अगर ये वाला फॉर्मूला रिवीजन अगर आप लोग देखोगे तो आपका वीक 1 से लेके 4 का बहुत ही मक्खन सा एक, मतलब कि एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये वाला स्किप मत करना। अगर यहाँ पर आप लोग लाइव नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी डाल दूंगा, ठीक है, एक सेपरेट सा वीडियो बना के मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी डाल दूंगा, ज्यादा टेंशन मत लेना। तो आप लोग उस टाइम पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए हम लोग समेशन ऑफ एफ आई एम आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। और एम आई हम लोग कैसे निकालते हैं, एम आई का मतलब क्या है, एम आई का मतलब मिड पॉइंट है, ठीक है, उसी रेस्पेक्टिव इंटरवल का मिड पॉइंट है। सोचो कि दिया गया है एक इंटरवल 20 to 30, ठीक है, एक आर्बिट्री मतलब क्या बोलते हैं, आर्बिट्री मिड पॉइंट है यार, आर्बिट्री इंटरवल है, सॉरी, आर्बिट्री इंटरवल का मैं बात कर रहा हूँ। सोचो कि एक इंटरवल दिया गया है 20 to 30 और इसका बता रहा है एम आई निकालने के लिए, और एम आई का मतलब होता था मिड पॉइंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट निकालने के लिए इनका एवरेज निकालो, हमें तो देख के ही पता चल रहा है कि इसका मिड पॉइंट 25 होगा। सोचो कि बहुत बार खतरनाक सा पॉइंट विंट लगा के दे के रखा है, ठीक है, तो तब उस केस में आप लोग मतलब कि एवरेज करके ही निकालोगे। तो प्रैक्टिस के लिए इस केस में भी हम लोग एवरेज करके ही निकालते हैं, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग एवरेज करते हैं तो इधर आता है 20 + 30 आ जाता है 50, और इधर नंबर कितने हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे 2, तो डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 25 आ जाता है, ठीक है।
फिर आता है मोड। मोड का मतलब कुछ नहीं, मतलब कि जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वो ही उस डाटा सेट का मोड होगा, ठीक है। और एडिंग ए कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट में मीन जैसा ये काम करता है, ठीक है। पुराने डेटा सेट में अगर हर एक वैल्यू को अगर हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दे किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से, हर एक वैल्यू को, ठीक है, याद रखना, हर एक वैल्यू को अगर हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट ऐड कुछ भी कर दे तो पुराने मोड के साथ वही सेम कांस्टेंट उसी ऑपरेशन, मतलब कि सोचो कि हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, एडिशन की है तो प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है फाइंडिंग द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले एक जो मतलब कि रूल है वो हमें फॉलो करना पड़ता है कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को पूरा का पूरा डेटा सेट को अरेंज करना पड़ता है, लेकिन मतलब कि जो प्रेफरेबल ऑर्डर रहता है वो असेंडिंग ऑर्डर रहता है, क्योंकि अगर आप लोग मीडियन में डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे, ठीक है, फिर आप लोग अगर परसेंटाइल निकालना चाहोगे वहां पर असेंडिंग ऑर्डर करना मैंडेटरी है। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर कंफ्यूज ना होना चाहते हो, थोड़ा सा सिंपल रखना चाहते हो मैटर को, तो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर से भी कर सकते हो, ठीक है। अब आता है अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हुआ तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन प्लस वन बाई टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन रहे तो एन बाई टू प्लस एन प्लस वन बाई टू ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेंगे, ठीक है। अगर मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन हुआ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो टर्म्स आ रहा है, तो दो टर्म तो एक नंबर का मीडियन हो नहीं सकता, तो इन दोनों टर्म का जो भी वैल्यू आएगा उसी वैल्यू का हम लोग एवरेज लेंगे, तो हमारा जो जो भी रिजल्ट आएगा वो ही उस मतलब कि डेटा सेट का मीडियन बन जाएगा, ठीक है। अब सेम ही एडिंग के कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग के कांस्टेंट के मतलब कि मीन और मोड पे भी जो हम लोग देखे थे वही सेम चीज यहाँ पर भी होगा, ठीक है। फिर आता है रेंज। रेंज निकालना आप लोगों को मतलब कि बच्चे बच्चे को आता है रेंज निकालना, मतलब कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जो भी आप लोग कहना चाहो, हाईएस्ट लिमिट माइनस में लोएस्ट लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है। और अगर एक डेटा सेट दे के रखा है, ठीक है, एक डेटा सेट दे के रखा है, सोचो कि 20, 25, 28 और 33, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बता रहा है कि इसका रेंज निकालो, रेंज निकालो। तो रेंज क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। स्लाइड्स को भैया बड़ा रखो और राइटिंग थोड़ी अच्छी रख ताकि अच्छे से समझ में आए। हाँ हाँ हाँ, मैं स्लाइड्स को बड़ा रखने का ये एक्चुअली ये फॉर्मूला शीट का मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैं लगभग 6 या फिर 6 के अप्रोक्स क्वेश्चन मैं पूरा स्लाइड बना के लेके आया हूँ, ठीक है। आप लोग अगर इधर मैं दिखाना चाहूँ, इधर शायद से मैं दिखा सकता हूँ, एक सेकंड देखता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा मैंने टाइप करके, ओके ओके समझ बच गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा टाइप करके मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो हाँ, पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग एक 5 मिनट का, अगर ज़्यादा देर हो गया ये फॉर्मूला शीट रिवाइज करते करते, सोचो कि 45 मिनट 1 घंटा, तो उस केस में हम लोग वो कर देंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे। लेकिन हाँ, हमारा टारगेट रहेगा कि 2 बजे के अंदर एनी हाउ इसको खत्म करें, क्योंकि मुझे भी 2 बजे के बाद थोड़ा सा काम है, ठीक है। ओके, तो मैं जो बता रहा था कि रफ बुक में जैसे कि 33 - में 20, ठीक है, 33 - में 20 इसका रेंज क्या आता है, इसका रेंज 13 आता है। अब सोचो कि ये जो ऊपर वाला जो एग्जांपल है, उसी ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग मतलब कि कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड अगर कर रहे हैं तो 20 प्लस, सोचो कि 1 ही ऐड कर रहे हैं, 20 + 1, ठीक है। डायरेक्टली कर देता हूँ, आप लोग तो बच्चे नहीं हो, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 20 + 1 कितना होता है, ठीक है। तो 20 + 1 होता है 21, ठीक है, 21, फिर 26, 27 और 34। यहाँ पर देख सकते हो हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग +1 करके ऐड कर चुके हैं। और इधर अगर हम लोग रेंज निकालें तो 34 - में 21, अगर इधर का हम लोग बात करें, 34 - में 21, एक सेकेंड, कैलकुलेटर कहाँ गया। तो यहां पर भी देख सकते हो रेंज 13 आता है, मतलब कि
अगर हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट या फिर माइनस करें तो यहाँ पर रेंज में कोई भी चेंज नहीं आता। यहाँ पर भी देख सकते हो यही चीज लिखा गया है, ओल्ड रेंज प्लस सी, यहाँ पर नो चेंज आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर उसी कांस्टेंट के साथ हम लोग पुराने वाले रेंज को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर देखो इसी वाले एग्जाम्पल को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसी वाले एग्जाम्पल को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, एक सेकंड इसको नीचे ले जाते हैं। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 40, 50, और यहाँ पे आ जाएगा 67, और यहाँ पर 28 गुने में 2 कितना आता है, 28 गुने में 2 आ जाता है 56, ठीक है, 56। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम लोग रेंज का बात करें, यहाँ पे हम लोग कितने से हर एक को मल्टीप्लाई किए, हर एक को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए। तो अगर हम लोग रेंज का बात करें तो रेंज का इधर होगा 66 माइनस में 40, जो कि आ जाएगा एक सेकंड 26 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पुराना वाला रेंज था 13, नया वाला मल्टीप्लाई 2 करने के बाद नया वाला रेंज आ रहा है 26। तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि पुराने वाले रेंज के साथ हम लोग अगर वो ही कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, वो ही कांस्टेंट जो कांस्टेंट हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई करते हुए आए हैं, वही कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नया वाला रेंज आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर 26 आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग चलते हैं वेरिएंस पे। तो यहां से वेरिएंस से, ठीक है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां से जितना भी शुरू होगा आगे का, यहां पर सैंपल, यहां पे लिख देता हूं, सैंपल और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ही तो था, सैंपल मीन पॉपुलेशन, हाँ हाँ हाँ। तो सैंपल और पॉपुलेशन दोनों का मतलब कि दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। दोनों अगर सैंपल मीन बोला तो पॉपुलेशन मीन का रिजल्ट नहीं सेम आएगा। सैंपल अगर बोला कुछ भी, सैंपल डेविएशन बोला तो पॉपुलेशन डेविएशन का सेम रिजल्ट नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? जैसे कि हम लोग मीन, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, इन सब में सैंपल और पॉपुलेशन का मतलब सेम ही था, बस सैंपल में हम लोग नंबर ऑफ टर्म छोटका एन से दिखाते थे और पॉपुलेशन में हम लोग बड़का एन से दिखाते थे, ठीक है। लेकिन डेविएशन से, डेविएशन, डेविएशन क्या बता रहा हूं, वेरिएंस होगा ना, वेरिएशन से, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और आगे भी जो कुछ आएगा उसमें सैंपल और पॉपुलेशन का मतलब बदल जाएगा। सैंपल तो अभी भी हम लोग छोटका एन से ही दिखाएंगे, लेकिन अगर सैंपल का क्वेश्चन आए तो हम लोग डिवाइड में -1 करेंगे, ठीक है। और पॉपुलेशन में हम लोग बड़का एन का बड़का एन ही रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला है जो कि है एक्स आई माइनस में एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार जो है वो मीन है, और यहाँ पे सैंपल का बात बोला गया तो अपॉन में n-1, छोटका n-1 का, n-1 का हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सैंपल वेरिएंस के केस में। और पॉपुलेशन वेरिएंस के केस में देख सकते हो ऊपर वाला पार्ट तो सेम है, लेकिन नीचे वाला जो है एक बड़का n आ जाता है। अब अगर हम लोग ऐड करें कुछ भी, ठीक है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर ऐड करें तो वेरिएंस में कुछ भी चेंज नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हम लोग अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो पुराने वेरिएंस के साथ हम लोगों को जो कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई किया उसी कांस्टेंट का स्क्वायर हम लोगों को पुराने वेरिएंस के साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी नया वाला वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअली मतलब होता है जो भी हम लोग वेरिएंस निकाले, ठीक है, जो भी हम लोग वेरिएंस निकाले वही अगर हम लोग अंडर रूट कर दे तो हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मतलब कि जो भी वेरिएंस का फॉर्मूला था, जैसे कि एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर, हम लोग अगर पॉपुलेशन का बात करें तो नीचे में एन, ठीक है, बड़का एन, हम क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, पीवी पॉपुलेशन वेरिएंस। तो इस के ऊपर अगर एक रूट हम लोग पुट कर दे तो इस केस में आ जाता है पीएचडी, मतलब कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फिर सैंपल वाले में भी सेम है, जिस जगह पे हम लोग पॉपुलेशन में बड़का एन लिखे थे, इधर सैंपल में उसी जगह पे छोटका n-1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर भी सेम, अगर ऐड करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में तो मतलब कि पुराने स्टैंडर्ड डिविएशन में से अगर हम लोग, मतलब पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन और नया स्टैंडर्ड डिविएशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और मल्टीप्लाइंग या कांस्टेंट में जैसे कि हम लोग अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को कुछ भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर जो है वो नहीं होएगा, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएंस में जैसे कि हम लोग पुराने वेरिएंस के साथ सी स्क्वायर, मतलब कि उसी कांस्टेंट का स्क्वायर हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, इधर हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं परसेंटाइल पे। परसेंटाइल जैसे कि हम लोगों को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को पूरा का पूरा डाटा एनएच करना पड़ेगा, और एन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमें ऑलरेडी पता है। और पी
मतलब कि अगर हम लोग पी निकालना चाहें तो परसेंटाइल इक्वल्स परसेंटाइल अपॉन में 100 हो जाता है इसका फॉर्मूला। और परसेंटाइल निकालने का हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो एकदम आसान है, ठीक है। n+1 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में k, और k में हम लोग मतलब कि जितना परसेंटाइल निकालने के लिए कहा गया है उतना ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। के में सोचो कि अगर 10% लिखा गया है तो हम लोग अगर के में 10 लिखेंगे। सोचो कि अगर 75% लिखा गया है तो हम लोग के में 75 ही लिखेंगे। तो इफ एनपी इज एन इंटीजर देन द एवरेज ऑफ एनपी प्लस वन ऑब्जर्वेशन इज द रिक्वायर्ड परसेंटाइल वैल्यू। अगर एनपी का वैल्यू अगर इंटीजर हुआ तब ये वाला केस फॉलो होगा, और अगर एनपी एक इंटीजर नहीं हुआ तो यहाँ पे बताया गया है कि इफ एनपी इज नॉट एन इंटीजर देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एनपी द डेटा वैल्यू इन दैट पोजीशन विल बी रिक्वायर्ड परसेंटाइल। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर आता है 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी में एक सेकंड, 5 नंबर समरी 5 नंबर समरी में एक्चुअली 5 नंबर आता है। हम लोग नाम समझ के मतलब कि नाम पढ़ के हम लोग पढ़ सकते हैं। एक होता है मिनिमम वैल्यू, पहले शुरू होता है मिनिमम से, फिर आता है Q1, फिर आता है Q2, फिर आता है Q3, और एकदम लास्ट में आता है मैक्स। सबका हम लोग मतलब कि समझ रहे हैं कि क्या होता है। मिनिमम मतलब कि 0th परसेंटाइल, ठीक है। मिनिमम मतलब कि 0th परसेंटाइल एकदम मिनिमम वैल्यू जो रहेगा उसी डेटा सेट का, वो ही हम लोग मिनिमम घोषित कर देंगे। Q1 मतलब कि 25th परसेंटाइल, ठीक है, 25th परसेंटाइल। Q2 मतलब कि 50th परसेंटाइल, और 50th परसेंटाइल को हम लोग मीडियन भी कहते हैं, वो ही मीडियम जो हम लोग कुछ ही देर पहले पढ़े थे। यार दोबारा बिजली चला गया यार, क्या बताए। Q3 मतलब कि 75th परसेंटाइल, ठीक है। और मैक्स मतलब कि 100th परसेंटाइल, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर आता है IQR। IQR का मतलब होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। और इधर आता है IQR का मतलब होता है Q3 - Q1 अपॉन, मतलब कि इसका मतलब होता है 75th परसेंटाइल माइनस में 25th परसेंटाइल, ठीक है। फिर आता है आउटलायर्स। आउटलायर्स निकालना है हम लोग, कैसे आउटलायर्स निकाल सकते हैं। तो Q3 प्लस में 1.5 IQR, मतलब कि Q3 के संग अगर हम लोग 1.5 मल्टीप्लाई करके IQR मतलब कि इंटर क्वार्टर रेंज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो उस केस में आउटलायर जो है वो ग्रेटर होंगे। अगर माइनस कर दे उसी केस को, अगर तो इस केस में आउटलायर जो है वो ज्यादा, मतलब कि ये वाला टर्म जो है वो ज्यादा आ जाएगा आउटलाइनर से, ठीक है। तो फिर हम लोग आते हैं कोवेरियंस पे। कोवेरियंस में आता है, एक्चुअली कोवेरियंस का हम लोग एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। एक बहुत ही मतलब कि सादा सा एक एग्जांपल लेके हम लोग समझा देते हैं। दोबारा बिजली आ गया, क्या बताए भाई। ठीक है, तो ये है एक्स का कॉलम, ये है वाई का कॉलम, ये है डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है, इतना लिख के रखता हूँ, डेवी ऑफ एक्स, और इधर है डेवी ऑफ वाई, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लो, बाकी का मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सोचो कि यहाँ पे कुछ भी आर्बिट्री वैल्यू है, मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। वास्तविकता से कोई भी लेन देन नहीं है इन सारे वैल्यूज का, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे सोचो कि 1 2 3 5 7 है, और यहाँ पे है 99 68 71 41 और 33, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जो एक्स वाला जो कॉलम है और वाई वाला जो कॉलम है, उन दोनों कॉलम्स का हम लोग मतलब कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, इन दोनों का हम लोग पहले मीन निकालेंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द हम लोग मीन निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा मीन निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है 3, ठीक है। 3 + 3 आ जाता है 6, 6 + 5 आ जाता है 12, 12 + 7 आ जाता है 12, 7 में आ जाता है 19, ठीक है। तो 19 अपॉन में अगर हम लोग 1 2 3 4 5, 19 अपॉन में 5 करें तो इधर 3.8 आ जाता है इसका मीन, ठीक है। तो अगर हम लोग वाई ग्रुप का अगर हम लोग मीन निकालें तो 99 प्लस में 68 प्लस में 71 प्लस में 41 प्लस में 33, ठीक है। तो इधर अगर करें तो डिवाइड 5, तो इधर ओके, इधर 62.4 आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग डेविएशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है। डेविएशन ऑफ एक्स का मतलब है एक्स आई माइनस में एक्स बार, ठीक है।
हम लोग करेंगे एक्स आई माइनस में एक्स बार, मतलब एक्स बार का मतलब ऑब्वियसली मीन होता है। तो अभी एक्स आई मतलब कि ये वाला टर्म और माइनस में 3.8, ठीक है। अगर माइनस आया तो हम लोग माइनस के साथ ही लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस को एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो 1 माइनस में 3.8, तो इधर आ जाता है माइनस का 2.8, ठीक है। फिर आ जाता है 2 माइनस में 3.8, 2 माइनस में 3.8, इधर आ जाता है माइनस का 1.8, ठीक है। और इधर आ जाता है 3 माइनस में 71, सॉरी 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 सॉरी, 3 माइनस में 3.8, 3 माइनस में 3.8, यहाँ पे आ जाता है माइनस का 0.8, 5 माइनस में 3.8, इधर आ जाता है 1.2, 7 माइनस में 3.8, इधर आ जाता है 3.2। बहुत बढ़िया। फिर हम लोग अभी करेंगे वाई ग्रुप का, ठीक है। वाई ग्रुप का भी सेम ही है, डेविएशन ऑफ एक्स का जो भी मतलब है डेविएशन वाई का सेम ही मतलब होगा, जस्ट यहाँ पे एक्स वाले कॉलम की जगह, एक्स वाला डेविएशन की जगह हम लोग वाई वाला डेविएशन और कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग करें तो इधर यहाँ पर मीन आता है 62.4, ओके। तो यहाँ पे 99 माइनस में 62.4 जो कि 36.6 आ जाता है, 68 माइनस में 62.4 जो कि 5.6 आ जाता है, 71 माइनस में 62.4 जो कि 8.6 आ जाता है, 41 माइनस 62.4 जो कि माइनस का 21.4 आ जाता है, और 33 माइनस में 62.4 जो कि माइनस 29.4 आ जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इधर अगर हम लोग देखें, ठीक है, इधर अगर हम लोग देखें तो अभी हमें इन दोनों जो कॉलम है, आप लोग सोच रहे होंगे मतलब कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे कि जो लोग मतलब कि सितंबर बैच से है तो सोचा कि चलो देख लेता हूँ पढ़ लेता हूँ, ऐसे बंदे भी रह सकते हैं। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी ये दोनों जो कॉलम है ना, ये दोनों जो कॉलम है इनको हम लोग सबमिट करेंगे, लेकिन ऐसा सा कुछ भी केस नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग ये दो कॉलम्स है, इन दोनों कॉलम्स को हम लोग मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के संग मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइंस। तो इधर आ जाता है, इधर अगर मैं एक डब्बा बना देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मल ऑफ डेबी, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द डेविएशंस, ठीक है। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया ताकि आप लोग बस समझ पाओ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है मैं अभी जो कर रहा हूँ इसका मैं नोट नहीं दूंगा, नोट दूंगा मैं इस वाले पार्ट का, जैसे कि इस वाले पार्ट का मैं नोट दूंगा, ठीक है। ये वाला पीडीएफ ऑब्वियसली मैं नोट नहीं दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला मेरा रफ बुक है, ठीक है। तो हम लोग एक एक से कर लेते हैं। 2.8 मल्टीप्लाई में 36.6, तो इधर आ जाता है 102.48, इधर माइनस आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई में 5.6, इधर आ जाएगा माइनस का 10.8, 8.6 मल्टीप्लाई में 0.8, इधर आ जाएगा 6.88, इधर 21.4, और इधर आ जाएगा 1.2, इधर आएगा, एक सेकेंड, हर एक में तो माइनस आएगा भाई, हाँ हर एक में ही माइनस आएगा, ओके कोई ना, हर एक के संग ही माइनस आएगा। तो इधर आ जाएगा 25.68, और इधर 29.4 मल्टीप्लाई में 3.2, और इधर आ जाएगा 94.08, ये भी माइनस में। अभी हम लोगों को ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये वाला कॉलम को हम लोगों को समेशन करना पड़ेगा, ये वाले कॉलम को हम लोगों को समेशन करना पड़ेगा। तो इधर 102.48, 10.8, 6.88, 25.68 ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे भी बहुत ही एग्जाम्पल सही है। 25.68, 94.08, ठीक है। तो इधर आ जाता है 239.2। इतना तक ही खत्म नहीं हुआ, इतना तक बस एक पार्ट हुआ है। अगर सोचो कि सैंपल कोवेरियंस निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो इधर जैसे कि 5 टर्म थे तो इधर हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, और अगर पॉपुलेशन वाला केस हुआ, ठीक है, पॉपुलेशन वेरियंस कोवेरियंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो इधर हम लोग 239.2 के साथ हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना भी रिजल्ट है तो हम लोग पॉपुलेशन का रिजल्ट ही निकाल लेते हैं। 239.2 डिवाइड में 5 जो कि 47.84 आ जाएगा इसका टोटल आंसर, ठीक है। फिर आता है कोरिलेशन, कोरिलेशन का जो वैल्यू एग्जिस्ट करता है वो करता है -1 से लेके 1 के भीतर, मतलब कि ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा। जीरो, सॉरी जीरो नहीं होगा, जीरो तो आर स्क्वायर का होगा, मेजर ऑफ गुड फिट, ठीक है। मेजर ऑफ गुड फिट बहुत सारे बंदे को पता है, तो इसलिए मैंने मेजर ऑफ गुड फिट का मैंने फॉर्मूला शीट में नहीं लिखा, ठीक है। तो -1 से लेकर के R1 तक, ठीक है।
तो इधर है कोवि और कोरिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, कोरिलेशन हम लोग निकालेंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ से मतलब कि बहुत बड़े वाले कैलकुलेशन वाले सवाल शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे ही हम लोगों को कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, फिर आता है पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशनल कोफिशिएंट और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आर पी बी बुलाते हैं। ठीक है, तो आरपीवी का फॉर्मूला होता है ग्रुप जीरो का मीन। ठीक है, ये मीन का सिंबल है, ग्रुप जीरो का मीन माइनस पे ग्रुप वन का मीन, नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स ग्रुप और इधर मतलब कि मल्टीप्लाई में आ जाता है अंडर रूट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ जीरो ग्रुप और प्रोपोर्शन ऑफ वन ग्रुप। ठीक है, तो इतना तक था वीक 4 तक। तो हम लोग अभी वीक 5 से शुरू करेंगे, जैसे कि फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या मतलब होता है, ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है एन फैक्टोरियल। जैसे सोचो कि अगर एन फैक्टोरियल लिखा गया तो हम लोग इसको ऐसे मतलब कि तोड़ सकते हैं, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और ऐसा करते करते हम लोग वन फैक्टोरियल तो इसको जा सकते हैं। जैसे कि अगर सोचो कि 7 फैक्टोरियल दिया गया है तो हम लोग 7 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, वन फैक्टोरियल का वैल्यू जो है वो वन ही होता है, तो वन फैक्टोरियल लिखो या फिर वन लिखो, एक ही बात होता है। ठीक है, तो इधर अगर हम लोग 6 फैक्टोरियल लिखे तो हम लोग 6 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इधर देख सकते हो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, जो यहाँ पर मैंने 6 फैक्टोरियल का वैल्यू लिखा है, तो हम लोग 7 फैक्टोरियल को 7 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, या क्योंकि यहाँ पे देखो अगर 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग डिस्कस करें तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इधर अगर हम लोग देखें तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल बोल के भी हम लोग इसको मतलब कि डोनेट मतलब घोषित कर सकते हैं। तो हाँ, ये हमारे ऊपर है, हमारे नीट के ऊपर है कि हम लोग को कितना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आता है परमुटेशन। परमुटेशन का अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला देखें एन पी आर वाला, ठीक है, यहाँ पे अगर पी लिखा गया है तो ये परमुटेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं पहले ही दो चार बात में बता देता हूँ। और परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, और ये हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब, एक सेकंड, तभी यूज़ करेंगे, कभी यूज़ करेंगे, ओके, तभी यूज़ करेंगे जब ऑर्डिनल वेरिएबल रहे, मतलब कि डेटा सेट ऑर्डिनल की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा ओके, हम लोग एनपीआर का फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे थे। तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, मतलब कि ऊपर वाला का फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर वाला कुछ भी रहे, यहाँ पे रहे सोचो कि 22 फैक्टोरियल रहे, और यहाँ पे नीचे आ जाए 22, यहाँ पे सॉरी, सोचो कि 22 फैक्टोरियल रहे, अबे यार, और यहाँ पे पी देखिए 22 पी। ठीक है, एक सेकंड, बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है, 22 पी 20 लिखा रहे। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पी का पी तो पाई नहीं ले सकते हो ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिखेंगे 22 फैक्टोरियल, और नीचे वाले फैक्टोरियल को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको एन माइनस वार, ऊपर वाला टर्म को हम लोग एन बोलते हैं और नीचे वाला टर्म को हम लोग आर बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 माइनस में 20 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, माने कि 22 फैक्टोरियल अपॉन में 2। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 2 ही होता है, क्योंकि अगर हम लोग 2 फैक्टोरियल को तोड़े तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को अगर हम लोग तोड़े 2 मल्टीप्लाई में 1 आ जाता है। ठीक है, तो जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तब हम लोग ये वाला केस यूज करते हैं। अगर बता रहा है कि परम्यूटेशन यूज होगा और रिपीटेशन अलाउ होगा तो हम लोग एन टू द पावर आर यूज करते हैं। और आर का एक बात याद रखना कि आर ऑलवेज एन का इक्वल, एन का इक्वल या फिर एन से छोटा होगा। ठीक है, एन का इक्वल या फिर एन से छोटा होगा, एन का बड़ा क्यों कभी भी नहीं होगा। सोचो कि ऐसे बता रहा है कि हमारे पास 5 बॉल है, तो 5 बॉल से हम लोग 3 बॉल चूज कर सकते हैं, 2 बॉल चूज कर सकते हैं, 6 बॉल सॉरी 4 बॉल चूज कर सकते हैं, 1 बॉल चूज कर सकते हैं, या फिर पांचों का पांचों बॉल ही हम लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन 5 बॉल में से तो हम लोग 6 बॉल नहीं ले पाते हैं ना। ये तो ऐसा हो गया 35 लाख के बिजनेस में 36 लाख का घाटा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर यही सेम चीज है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन पे सेम ही मतलब कि देखने में सेम ही लगता है, यहाँ पर जिस टाइम पे यहाँ पर पी है, यहाँ पर से कॉम्बिनेशन में एक सी आ जाता है। सोचो कि ऐसे ही देके रखा है एन सी आर, पहले हम लोग जनरल वाला फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सोचो कि एन सी आर देके रखा है, तो यहाँ पे एन सी आर का फॉर्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस में आर फैक्टोरियल। तो हम लोग अभी मतलब कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वही वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सोचो कि दिया गया है
22C20। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पी वाला तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 22 फैक्टोरियल अपॉन में 20 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि कॉम्बिनेशन में, मतलब कि सी वाले में एक जो नीचे आर वाला वैल्यू है वो एज इट इज डिवाइड में बैठ जाता है, फिर डिफरेंस बैठता है। लेकिन परम्यूटेशन में नीचे वाला जो ये वाला जो वैल्यू है, मतलब कि डायरेक्ट आर नहीं बैठता, डायरेक्ट उसका डिफरेंस बैठ जाता है, एन माइनस आर का वैल्यू बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एनसीआर का फॉर्मूला देके रखा है, और हम लोग अगर एन सी आर मल्टीप्लाई में आर फैक्टोरियल करें तो हम लोगों को एनपीआर मिल जाता है। कैसे मिलता है मैं दिखाता हूं। तो एनसीआर का फॉर्मूला अभी कुछ ही देर पहले, मतलब कि 1 मिनट भी नहीं होगा, 2 मिनट भी नहीं होगा, हमने डिस्कस किया है कि एनसीआर का वैल्यू होता है, मतलब फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस में आर फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया। और इधर आ जाता है आर फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल अगर हम काट दे तो यहाँ पे देख सकते हो ये एनपीआर का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते तो हमें एनपीआर मिल जाता है। ठीक है, तो एन माइनस आर इक्वल्स एनसीआर, ये सब मतलब सब फॉर्मूलाज है, ये सब शॉर्टकट्स के लिए है। अगर आप लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो और आप लोग पहली बार ये सब सीखे हो तो ये सब में लोचे में मत फंसो। ठीक है, ये सब उन्हीं लोगों को मतलब कि खट करके समझ में आ जाएगा जो लोग 11th में शायद था 11 12 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मैथ सॉल्व कर चुके हैं, उन लोगों को ही समझ में आएगा। और अगर आप लोग मतलब कि नए हो, ह्यूमैनिटीज से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला ही देखो, ये वाला फॉर्मूला से करो, क्योंकि ये मतलब कि आईआईटीएम के एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, तो टाइम का टेंशन मतलब इस वाले फॉर्मूला से करने के बाद मतलब कि करने से आप लोग को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग कन्फ्यूज आ जाओ। ठीक है, तो आप लोग ये वाले दो फॉर्मूला को अवॉइड करो। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, सिर्फ इस वाले इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर आप लोग जोर डालो। ठीक है, मोस्टली ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला के ऊपर ज्यादा जोर डालो। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर जनरल फॉर्मूला फॉर ड्राइंग लाइंस इन सर्कल, अगर सर्कुलर कुछ भी चीज हो, ठीक है, क्वेश्चन में ही बता देगा कि सर्कुलर चीज है, या फिर बता देगा कि राउंडेड टेबल के कॉर्नर पे बैठना है, कुछ ना कुछ बोल के आप लोगों को हिंट दे देगा कि ये सर्कुलर का केस है। तो अगर NC2 रहा तो NC2 को हम लोग इस बार इस मतलब कि फॉर्मूला की मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर मैटर किया हुआ रहेगा, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ कि अगर ऑर्डर मैटर किया हुआ रहेगा तो परम्यूटेशन आएगा, और अगर ऑर्डर मैटर ना किया रहेगा तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। फिर इतना तक था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में देख सकते हो कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। फेवरेबल आउटकम्स माइनस में टोटल आउटकम्स। सोचो कि मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है ना भाई। और आज 27 तारीख है, ठीक है, आज 27 तारीख है, 28 29 30, 31 को तो एग्जाम ही है, 31 को तो सुबह को एग्जाम ही है, तो 3 दिन है, 28 29 30। हाँ, तो 3 दिन बचा है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस है, सब तो पता ही होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, अगर नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है, तो भाई समय है। ठीक है, समय है, थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, 3 दिन का ही बात है, फिर 15 डेज आईआईटीएम से ऑफिशियली आपका मतलब कि छुट्टी दे देगा 15 दिन के लिए। ठीक है, फिर नया वाला टर्म शुरू होगा, तो 3 दिन आप कृपया करके पढ़ लो। अगर इस टाइम पे ज्यादा लेक्चर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ज्यादा लेक्चर हो रहा है, तो मेरे चैनल पे पूरा मैथ्स मैंने 7 घंटे में कवर कर दिया, और पूरा का पूरा स्टेटिस्टिक्स मैंने 5 घंटे में कवर कर दिया, तो वो वाले वीडियोस देख लो। ठीक है, वो वाला वीडियोस हो सके तो, अगर टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है, क्वेश्चंस भी करना है मुझे पता है, ठीक है, तो 2x या फिर 1.75 1.5x पे लगा के देख लो यार। अभी टाइम को मस्ट वेस्ट मत करो, 3 दिन है ना भाई, 3 दिन अच्छे से भरो। ओके, तो मैं जो बता रहा था कि मैं एक सैम्पल स्पेस लेके आता हूँ, मेरे पास एक सैम्पल स्पेस सेव्ड है। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये एक इस चीज का सैम्पल स्पेस है कि 2 फेयर डाई रोल्ड टुगेदर। ठीक है, और यहां पे हमें क्वेश्चन में बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है सम ऑफ द आउटकम्स मस्ट बी 4। ठीक है, 4 नहीं, सोचो, चलो कि इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, सम ऑफ द आउटकम मस्ट बी 6, मतलब कि अगर दो लूडो के छक्के को, मतलब कि दो लूडो के डाई को अगर हमने थ्रो किया रहेगा, तो दोनों का जो
क्यूमुलेटिव वैल्यू आएगा, उसी क्यूमुलेटिव दोनों वैल्यू को अगर हम लोग समेट करें तो हमें 6 आना चाहिए। उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस देख लेते हैं। जैसे कि पहले डाई में 1 आया, दूसरे डाई में 2 आया, मतलब कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, वो आप लोग देख के ही पता लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मतलब कि कौन सा टर्म जो है वो सम 6 दे रहा है। जैसे कि 1 5 वाला टर्म, पहले टाइम में 1 आया, दूसरे टाइम में 5 आया, ऐसे करते 2 4 वाला टर्म, 3 3 वाला टर्म, 4 2 वाला टर्म, ठीक है, 5 1 वाला टर्म। यहाँ पे जो टर्म्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन आप लोग अगर इधर इधर गिनोगे तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो इधर जो है 36 ऑब्जर्वेशन है। तो 36 ऑब्जर्वेशन में 5 ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो इस वाले स्टेटमेंट को मतलब कि फॉलो करते हैं, इस वाले स्टेटमेंट को ट्रू घोषित करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, मैंने क्या बताया था, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट को फेवर कितना आउटकम कर रहा है, तो इस वाले स्टेटमेंट को फेवर 5 आउटकम कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो 5 अपॉन में 36। ठीक है, तो और 36 क्या होगा, 36 होगा टोटल आउटकम, तो 5 अपन में 36 हो जाएगा इसका क्या बोलते हैं, इस प्रोबेबिलिटी इस वाले जो रेस्पेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट में निकालना चाहे तो हम लोग डेसिमल पॉइंट में भी निकाल देते हैं, 5 अपॉन में 36 जो कि आ जाएगा 0.138, 0.139 ही हम लोग पकड़ सकते हैं, 0.139। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मैंने फ्लोर चार्ट बना के दिया है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट पहला जो मतलब कि शुरुआत वाला जो काम होगा वो होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम लोग सैंपल स्पेस डिनोट करेंगे, और सैंपल स्पेस से जो सैंपल स्पेस से हम लोग इवेंट डिनोट करेंगे, और इवेंट जो है सैंपल स्पेस का सबसेट होएगा। जैसे कि अगर हम लोग इस वाले जो यहाँ पर जो था, इस वाले सैंपल स्पेस का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस वाले सैंपल स्पेस से पहले हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया रहेगा ना, कुछ ना कुछ ऐसे डाई थ्रो करे, एक रैंडम सा एक्सपेरिमेंट किया, तो पहला काम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आता है उसी एक्सपेरिमेंट को नोट डाउन करना, और उसी नोटेड डाउन एक्सपेरिमेंट को जो रिटर्न फॉर्म में है उसी को हम लोग सैंपल स्पेस कह देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने एक इवेंट डिनोट किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इवेंट डिनोट किया, तो उसी इवेंट जो है देख सकते हो उसी सैंपल स्पेस के अंदर लाई करता है। और हम लोग वीक 1 2 ये सब में पढ़ चुके थे कि सेट थ्योरी में कि सबसेट क्या चीज होता है, जो चीज मतलब कि मेन सेट में रहेगा उसी मेन सेट का जो छोटा सा पार्ट ही या फिर पूरा का पूरा सेट ही बन जाएगा उसी सेम चीज का सबसेट। तो यहाँ पे सेम ही चीज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो इस वाले इवेंट का जो भी आउटकम्स है यहाँ पर इसी वाले सबसेट, इसी वाले सैंपल स्पेस के अंदर से आ रहा है। मतलब कि ये वाला जो इवेंट है, ये इसी सैंपल स्पेस का सबसेट है। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अगर क्वेश्चन में, ये एक मतलब कि प्रो टिप है, अगर क्वेश्चन में और यूज किया जा रहा है तो हम लोग यूनियन यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में एंड यूज किया जा रहा है तो हम लोग इंटरसेक्शन ऐसा सोच लेंगे। ठीक है, तो ई का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, सैंपल स्पेस से अगर हम लोग ई वाले इवेंट में जितना भी नंबर है, जितना भी आउटकम है, वो हम लोग अगर माइनस कर दे तो हम लोग को ई कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सेम अगर करके तो सैंपल स्पेस का हम लोग को पता है कि सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी का मतलब सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पर देख सकते हो, बार बार मैं ऊपर क्यों ले जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 36 इवेंट है, तो 36 में से 36 कितना आ जाएगा, 36 में से 36 ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। तो सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 रहता है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग मतलब कि जैसे कि ई कॉम्प्लीमेंट का हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस का वो ऑब्वियसली 1 हो जाता है, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमें बचपन से पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, और लोएस्ट एकदम जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब कि 1 से हम लोग को अगर ई वाले इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाता है। ठीक है, ये सब यहाँ पर लिखा गया है ऑलरेडी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर पी ई1 प्लस ई2 प्लस ई3 ऐसा करते करते nth इवेंट तक अगर हम लोग हर एक इवेंट को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी ऑपरेशन उनमें नहीं हो रहा है, तो उसी इवेंट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे, या फिर इनको हम लोग डिसजॉइंट इवेंट कहेंगे। बहुत बढ़िया। फिर अगर इधर हम लोग देखें, दो डिसजॉइंट इवेंट का हम लोग यूनियन कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग इस वाले फॉर्मूला के थ्रू से हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर ई, ठीक है, ई और ई यूनियन, ठीक, सॉरी, ई और ई कॉम्प्लीमेंट दोनों का अगर हम लोग यूनियन कर दे तो यहाँ पर हम लोग को सैंपल स्पेस मिल जाता है। और दोनों का मतलब ई और ई यूनियन का हम लोग, क्योंकि दोनों म्यूचुअल डिसजॉइंट इवेंट है, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो हम लोग इन दोनों का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे यूनियन वाला। तो यहाँ पे हम लोग पी मतलब कि
ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी और ई कॉम्प्लीमेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दे तो हमें ये वाला ऑपरेशन मिल जाएगा। नल इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली जीरो होगा और सैंपल स्पेस का कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली एक नल इवेंट होएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे से पता है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग बहुत करे हैं। ठीक है, और अगर पी ई वन इक्वल्स पी ई टू, हर एक इवेंट, ठीक है, हर एक इवेंट अगर इक्वल इंटरवल दे रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो इक्वली लैटरली आउटकम आएगा। जैसे कि अगर हमने एक डाई थ्रू किया है, ठीक है, एक डाई, अगर हमने एक डाई थ्रू किया है तो हमारा आउटकम कितना हो सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, एक लूडो डाई का आउटकम इतना रहता है। एक डाई का, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक डाई को मैंने ऐसे थ्रो किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर 1 से लेके 6 हर एक वैल्यू का मतलब कि आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 1/6 प्रोबेबिलिटी। 1 आने का भी 1/6 प्रोबेबिलिटी है, 2 आने का भी 1/6 प्रोबेबिलिटी है, 3 आने का भी 1/6 प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे करते करते 6 तक सभी इवेंट को आने का एक ही प्रोबेबिलिटी है जो कि 1/6। तो इतना हमें पता है। ठीक है, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, पी ए इंडिपेंडेंट ऑफ, सॉरी क्या बोलते इसको, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं बोलते, एक सेकंड में वो वर्ड ही भूल गया यार। अरे यार वीक 8 पूरा इसके ऊपर बेस था, बेस थ्योरम के ऊपर। क्या था यार इसका नाम, इस वाले साइन का नाम क्या है, थोड़ा सा ओके मुझे याद आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर हम लोग आ जाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो पी ए डैश बी, यहाँ पे ये वाला जो साइन है, ये वाला डिवाइड का साइन नहीं है, ये वाला है उसका साइन, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का साइन। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे देख सकते हो ए डैश बी दिया गया है, तो ए डैश बी को हम लोग निकालेंगे कैसे। तो यहां पर जिन दो इवेंट्स का नाम घोषित किया जा रहा है, इन दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ऊपर लिख दो और नीचे जो भी इवेंट नीचे है उसी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है उसे नीचे वो कर दो। ठीक है, अगर ऐसा रहता पी बी डैश ए, तो इस केस में हम लोग पी ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम ही बात है। तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करके नीचे यहाँ पर जैसे कि ए है तो हम लोग पी ए से इसको डिवाइड कर देते। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देख सकते हो हमें मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में बता रहा है कि इसका मतलब कि फॉर्मूला हमें ये पता है, तो अगर नीचे वाले टर्म को इधर लेके चले जाते हैं तो हम लोगों को इजीली इंटरसेक्शन मिल जाता है। देख सकते हो यहाँ पे बताया गया है। और इंडिपेंडेंट इवेंट का बात कर रहा है, अगर पी ए कॉम्प्लीमेंट बी का अगर बात हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो कि पी ए प्लस में पी बी, ठीक है, यही हो जाएगा, सॉरी पी ए प्लस में नहीं होगा, पी ए मल्टीप्लाई में पी बी, तो इतना ही हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों अगर ई और एफ अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ तो इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ मतलब कि दोनों में कोई भी इंटर रिलेशन का कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ई और एफ जो है दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ई और एफ का कोई भी सा भी कॉमन पार्ट नहीं है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ही और सिर्फ पी ई बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले कुछ फॉर्मूलाज है, ये वाला आप लोग घर पे पढ़ लेना। यहाँ पर ये अगर तीनों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो ये वाला फॉर्मूला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। ठीक है, फिर आ जाता है हम लोग बेस रूल की तरफ। बेस रूल में देख सकते हो कि पी हम लोग का बेस रूल में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ई क्या बोलते हैं, ई डैश एफ वन अपॉन और मल्टीप्लाई में ई एफ आई। ठीक है, फिर आ जाता है बर्नौली रैंडम वेरिएबल के ऊपर। बर्नौली रैंडम वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्मूला रहता है, एक है 0 और एक है 1। ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th एपी में पढ़ के आए थे। ठीक है, पहली बार, सीबीएसई का मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि मैं खुद सीबीएसई से था। और यहाँ पे देख सकते हो n+1 अपॉन में 2, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरिएंस का यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है प्रोबेबिलिटी के केस में। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन का मतलब एक्चुअली मीन ही है। तो हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन के टर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेर एक्स इक्वल्स ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब कैसा आया ये सब मेरे वन शॉट देख लो, आप लोगों को डिटेल में ज़्यादा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर, अगर एन स्क्वायर नेचुरल नंबर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला तुम यूज़ कर सकते हो। अगर ये वाला तो पता ही है, ये वाला तो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि वेरिएंस ऑफ सी एक्स अगर रहा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेरियंस का केस है, तो सी स्क्वायर वेर एक्स बोल के बाहर आ जाएगा। और अगर वेरियंस एक्स प्लस सी आया तो इस केस में वेर एक्स एक्स प्लस सी, वेर एक्स प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ये वाला फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं, वेरिएंस एक्स प्लस वाई को हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस में वेरिएंस ऑफ वाई लिख सकते हैं। ऐसे तो ये जनरली रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन आईआईटीएम के सिलेबस में हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई आईआईटीएम के सिलेबस में हम लोग दोनों ही इनको इंडिपेंडेंट इवेंट पकड़ते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन को ऑलरेडी पता है, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं एकदम बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग शायद से वीक 11 की तरफ आ चुके हैं, और ज़्यादा बात और ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। हम लोग एकदम लास्ट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम का वो वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम जो हम लोग मतलब कि 12th में पढ़े थे, तो फिर मैं उसको मॉडिफाई करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सोचो कि हमारे पास दो इवेंट है एक्स और वाई। सोचो मतलब कि सोचने में क्या आ जाता है। और हमारे पास ऑब्वियसली बाइनोमियल मतलब कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन इसमें यूज होता है बाइनोमियल में। तो ऑब्वियसली हमारे पास सी वाले टर्म तो, सॉरी, सी वाले टर्म तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो एन सी आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे पहले, और x के ऊपर हम लोग जो नीचे वाला जो टर्म है r को हम लोग ऊपर एक्सपोनेंट में ऐसे करके बिठा देंगे, और y के ऊपर हम लोग n माइनस आर करके बिठाएंगे, ठीक है। तो अगर इधर हम लोग देखें, यहाँ पे देख सकते हो यही चीज लिखा गया है, और हम लोग x वाले को इधर हम लोग सक्सेस इवेंट बोल के घोषित करेंगे, जो कि जिसका मतलब है 1, और y वाले इवेंट को हम लोग फेलियर इवेंट बोल के घोषित करेंगे, जिसका मतलब है बर्नौली रैंडम वेरिएबल 0, क्योंकि बर्नौली रैंडम वेरिएबल 0 और 1 ही रहता है। और राइट स्क्यूड अगर ग्राफ हुआ तो हम लोग मतलब कि उसका प्रोबेबिलिटी है 0.5 से कम। अगर लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी है 0.5 से ज्यादा। और अगर सिमेट्रिक ग्राफ हुआ तो मतलब कि 0.5 का इक्वल, ठीक है। बाइनोमियल और बाइनोली कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है वो हम लोग अगर पढ़े, तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स इक्वल्स x1 प्लस x2 प्लस x3। ऐसा करते करते हर एक जो इवेंट है जैसे कि x1 x2 x3, ये एक अलग अलग बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। मतलब कि एक अलग अलग बर्नौली रैंडम वेरिएबल को हम लोग समेट करके एक बाइनोमियल वेरिएबल, एक बाइनोमियल थ्योरम बनता है, एक बाइनोमियल थ्योरम जिसमें हम लोग बाइनोमियल मैथ्स करते हैं, ठीक है। तो इधर देख सकते हो ई एक्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन में देख सकते हो इक्वल्स एन पी, और वेर एक्स में देख सकते हो एन पी एन 1 - p। बहुत बढ़िया। फिर आते हैं हम लोग हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप लोग देख लेना, ये इससे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे मैथ्स कर चुके हैं, ठीक है। जो 12th सीबीएसई में है उन लोगों को तो मतलब कि बहुत सारा इजी लगेगा, और जो लोग नए पढ़ रहे हैं वो लोग मेरा वन शॉट जाके देख लो, ठीक है। फिर आ जाता है हाइपर जियोमेट्रिक में एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का फॉर्मूला। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला जैसे कि हमें पता था कि एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला था एन पी, और वेरिएंस का फॉर्मूला था एन पी 1 - p। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इधर p की जगह आ जाता है m - n। तो हर एक जगह जिस जगह जगह p था, तो इधर हम लोग 1 - 1 घोषित कर देंगे। और इधर एक अलग सा एक्स्ट्रा टर्म आता है एन माइनस बड़का एन माइनस में छोटका एन अपॉन में बड़का एन -1, ठीक है। तो और इधर देख सकते हो अगर बड़का एन माइनस छोटका एन अपॉन में बड़का एन -1 का वैल्यू, अगर छोटका एन का वैल्यू अगर 1 रहा, तो यहाँ पर दोनों जो है बर्नौली ट्रायल बन जाएगा, और रिप्लेसमेंट में कोई सा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर बड़का एन माइनस छोटका एन अपॉन में बड़का एन -1 का, अगर छोटका एन का वैल्यू अगर बड़का एन मतलब कि छोटका एन का वैल्यू भी अगर बड़का एन बन जाए, तो इधर होल पॉपुलेशन जो है सैंपल मतलब कि होल पॉपुलेशन को ही सैंपल माना गया है, पॉपुलेशन इक्वल सैंपल का केस बन गया है, और यहाँ पर जो है वेरिएंस 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो लैम्डा रहता है वो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का इक्वल बन जाता है। फिर आता है एरिया अंडर कर्व, जो हम लोग मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़े थे, ठीक है। मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़े थे, उसी इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। इंटीग्रेशन को मैथ्स में ही हम लोग थोड़ा सा बता दिया था कि इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे वो करेंगे, मतलब कि डे टू डे लाइफ में अगर हम मतलब कि नेक्स्ट मैथ्स में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। एक ग्राफ के नीचे का एरिया अगर निकालना चाहे तो हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। सोचो कि ऐसा सा एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ के जो ये वाला एरिया को अगर हम लोग निकालना चाहे तो उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे दो लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ पे देख सकते हो के निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 1/b - a, और बी जो है वो अपर लिमिट है, और ए जो है वो लोअर लिमिट है। ए वाई के लिए ई एक्स का एक अलग सा फॉर्मूला है a+b/2, और वेरियंस को निकालने के लिए एक अलग सा फॉर्मूला है b - a का होल स्क्वायर अपॉन में 12। यहाँ पे 12 है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देख लेना, ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली काम में आता है
पीडीएफ या फिर सीडीएफ निकालने के लिए, पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या और सीडीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सीडीएफ का फॉर्मूला देख सकते हो, अगर लोअर लिमिट से एक्स अगर छोटा हुआ तो जीरो आ जाएगा, और अगर अपर लिमिट से एक्स अगर इक्वल या फिर बड़ा हुआ तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और अगर एक्स अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का अगर मिडिल में रहेगा, उस दोनों के भीतर रहेगा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्स तो एक्स की तरह ही रहेगा, और एक्स का फॉर्मूला, एक्स का वैल्यू शायद से दिया रहता है, और ए और बी मतलब कि उसी ग्राफ का अपर और लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब कि बी, लोअर लिमिट मतलब कि ए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, और एक्स का जो है वैल्यू वो जीरो या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड रुकना जरा गाइस, मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ। 1 घंटा हो गया क्या? 57 मिनट, बाप रे। ठीक है, तो ई एक्स का वैल्यू आ गया, वेर एक्स का वैल्यू भी आ गया। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई एक्स का मतलब कि मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन में लेमडा, और वेरियंस निकालने का फॉर्मूला है 1 अपॉन में लेमडा स्क्वायर। फिर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग देख लेना। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक मैक्स साइज का फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में √2r। ठीक है, यहाँ पे एक रूल होता है 6895 977 रूल। यहाँ पे अगर म्यू और सिग्मा अगर एक वैल्यू म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के भीतर रहा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0.68 आएगा। म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के भीतर अगर रहा तो 0.95 आएगा। म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा के भीतर अगर रहा तो 0.997 आएगा। ठीक है, और जेड कैसे निकालते हैं, वो आता है एक्चुअली एक्स माइनस में म्यू अपॉन में सिग्मा। ठीक है, और उसके वो हम लोग जेड को हम लोग स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, और स्टैंडर्ड सोचो कि जेड का वैल्यू 2 आया, तो हम आप लोगों के पास एक टेबल होगा, उसी टेबल से देख के आप लोग जेड मतलब कि जेड इक्वल्स 2 का रियल वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के फॉर्मूला, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, तो इतना ही था फॉर्मूला फॉर्मूला के लिए। ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मूला रिवीजन। तो अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा 5 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है, 5 मिनट बाद हम लोग आते हैं। इधर मैं थैंक यू लिख देता हूँ।